गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत में चैप्टर 19 पढ़ेंगे जिसका नाम है धातु रूप। तो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था शब्द रूप और आज हम लोग पढ़ेंगे धातु रूप। तो धातु रूप बच्चों क्या होता है? धातु किसे कहते हैं? क्रिया का जो मूल रूप होता है वो कहलाता है धातु रूप। ये हम लोग इसके बारे में हम लोग पहले भी जो पढ़ चुके हैं कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और क्रिया का मूल रूप क्या होता है? जैसे कि पठ का मतलब होता है पढ़ना। तो अब इसमें ना प्रत्यय लगा करके क्रिया बनाते हैं। तो पठ अगर कहा तो पठ ये इसका मूल रूप है। ठीक है। भू मतलब होना, किसी काम का होना, तो ये क्रिया का मूल रूप है। गम का मतलब होता है जाना, कहीं जाना, तो ये क्रिया का मूल रूप है। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम कहते हैं धातु। और इसी मूल रूप में प्रत्यय लगा करके हम क्रियाएं बनाते हैं। ठीक है। जैसे कि अब पठ में हमने अगर ना लगा दिया तो बन गया पढ़ना। ठीक है। और आई लगा दिया तो बन गया पढ़ाई। आकू लगा दिया तो बन गया पढ़ाकू। तो इसी प्रकार से इसमें हम प्रत्यय लगा करके और अलग अलग क्रिया के रूप बना लेते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को हम कहते हैं धातु। ठीक है। अब इन्हीं धातुओं में ती, तह और अंति इस तरह के प्रत्यय को लगा करके हम क्रिया के पद बनाते हैं। ठीक है। मतलब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन वाले पद। तो इसमें ती, तह और अंति, ती एक वचन के लिए, तह द्विवचन के लिए और अंति बहुवचन के लिए। तो ये प्रत्यय लगा करके जो क्रियापद बनते हैं उन्हें हम कहते हैं तिंगत पद। ठीक है। जैसे भू में लगा दिया तो बन गया भवती। क्या बन गया? भवती। देखो, भू को भव भी बोलते हैं। ठीक है। पठ में लगा दिया तो बन गया पठती। गम में लगा दिया, गम को गक्ष भी बोलते हैं। ठीक है। तो गम मतलब होता है जाना और गक्ष मतलब भी जाना होता है। तो जब हम क्रिया के रूप में इसको प्रत्यय लगाते हैं तो हम गच्छ में लगाते हैं, गम में नहीं लगाते हैं। ठीक है। गम और गक्ष एक ही होता है। तो गम धातु होता है, क्रिया का धातु रूप होता है और गक्ष भी होता है। तो लेकिन हम जब इसके हम तिंगत पद बनाते हैं तब गच्छ में लगाते हैं। तो गच्छति, तो भवती, पठती, गच्छति, ये हमारी जो क्रियाएं होती हैं। तो क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है। तो सकर्मक कौन सी क्रिया होती हैं? जो कर्म के साथ हो, वो सकर्मक यानी कि कर्म सहित, और अकर्मक मतलब कर्म के बिना। तो ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक, और ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म नहीं होता है, बिना कर्म के होती हैं, वो होती हैं अकर्मक क्रियाएं। ठीक है। तो सकर्मक क्रियाएं हमारी क्या होती हैं? वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म हो वो सकर्मक होती हैं। इसकी परिभाषा में आप इस प्रकार से बता सकते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये हिंदी में लिखा में है। अब इसको हम संस्कृत में कैसे बनाएंगे? मोना पुस्तकम पठति। मोना मतलब मोहन में हम विसर्ग लगा देंगे, क्योंकि संस्कृत के शब्दों में विसर्ग लगाते हैं। तो मोहना पुस्तकम पठति। अब पुस्तक में पुस्तकम इसलिए आया क्योंकि मोहन पुस्तक को पढ़ता है ना। अभी आपको धातु रूप में इसके पहले हमने आपको शब्द रूप में बताया था कि कर्म का जो चिन्ह होता है वो होता है को, कर्ता ने कर्म को। तो पुस्तक हमारा क्या है? कर्म है। तो यहाँ पर को छिपा होता है, लिखते नहीं है। मोहन पुस्तक को पढ़ता है। लेकिन जब संस्कृत में इसको हम बनाएंगे तो हम इसी प्रकार से कर्म की विभक्ति लगाएंगे। तो मोहना पुस्तकम पठति। ठीक है। अब चूंकि मोहन हमारा एक वचन है तो हम इसमें क्रिया का भी एक वचन लगाएंगे। ठीक। तो इसीलिए हमारा आया पठति। पठति हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो मोहना पुस्तकम पठति। अब यहाँ पुस्तकम शब्द पठति क्रिया का कर्म होने से पठति को सकर्मक क्रिया कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पठति मतलब क्रिया है और क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो पुस्तक है हमारा कर्म। तो ये हमारी क्रिया जो पठति है ये सकर्मक क्रिया हो गई। अब अकर्मक क्रिया में क्या होता है? यहाँ पर क्रिया के साथ कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। तो कर्म की यहाँ पर आवश्यकता
होती नहीं है। जैसे कि राम हंसता है, अब राम हंसता है तो यहाँ कर्म की कोई आवश्यकता है ही नहीं, बस राम हंसता है, करता है और क्रिया है। तो इस तरह से कुछ हमारे जो वाक्य होते हैं उनमें कर्म की आवश्यकता होती नहीं है, तो वो क्रियाएं हमारी कहलाती हैं अकर्मक क्रियाएं। ठीक, तो जैसे कि हंसता है तो राम हंसता है तो रामा हंसति। ठीक, मोर नाचता है तो मोर को कहते हैं संस्कृत में मयूरा, तो मयूरा नृत्यति। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो ये हमारी क्रियाएं हैं अकर्मक, जिनमें कि कर्म नहीं है। ठीक, अब देखिए धातुओं के प्रत्यय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। तो संस्कृत में वर्तमान काल को कहते हैं लट लकार। क्या कहते हैं? लट लकार। ठीक है, लट लकार को बोलते हैं वर्तमान काल, और लंग लकार को कहते हैं भूतकाल। लोट लकार को वो बोलते हैं आज्ञार्थक, मतलब जब किसी को किसी बात के लिए आज्ञा दे, किसी काम के लिए, किसी काम को जो करने की, तो वहाँ पर लोट लकार का प्रयोग होता है। फिर विधिलिंग लकार में हमारा होता है जब हम कभी कोई वस्तु हमें चाहिए होती है, जैसे कि हम कहें कि उसे पढ़ना चाहिए, उसे जाना चाहिए, इस तरह का जब कोई वाक्य होता है तब वहाँ पर विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। और लिट लकार में होता है हमारा भविष्यकाल। भविष्यकाल मतलब जब कोई भी क्रिया हमारी भविष्य में हो तब वो हमारा होता है लिट लकार। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हमारे संस्कृत में हमारे पास 5 काल होते हैं। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल, आज्ञार्थक और विधिलिंग लकार। ठीक है, और भविष्य काल, 5 लकार होते हैं। तो जिस प्रकार का वाक्य होगा उसी के अनुसार इन लकारों का प्रयोग करते हैं और अनुवाद करते हैं संस्कृत में। तो देखिए पहला हमारा है अ। अब आ को लट लकार में वर्तमान काल में किस तरह से आप बोलेंगे? एक वचन में अति, द्विवचन में अतः और बहुवचन में अंति। अगर एक वचन है कर्ता तो उसके साथ अति, द्विवचन है कर्ता तो अतः, बहुवचन है तो अंति। ठीक है, और ये हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। जितने भी हमारे धातु रूप हैं उनमें जो है हमारे 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन होते हैं। तो 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 7th में भी आप लोगों ने ये धातु रूप पढ़ा है ना, ये प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन होते हैं। तो प्रथम पुरुष में भी 3 वचन, मध्यम पुरुष में भी 3 वचन और उत्तम पुरुष में भी 3 वचन। तो प्रथम पुरुष में अति, अतः, अंति, इस प्रकार से रूप इसका चलेगा। और मध्यम पुरुष में असि, अतः, अथ, और उत्तम पुरुष में आमि, आवा, आमा। तो इसी प्रकार से जो हमारे क्रिया के जो धातु रूप हैं वो चलते हैं सभी। जैसे कि अब हम इस जगह पर कोई ले लेते हैं कि मान लीजिए कि गम का ले लिया या पट का ले लिया, ठीक है, या भव का ले लिया। तो यहाँ पर अगर हम लट लकार वर्तमान में हम लोग लिखेंगे तो ती लगना है ना, तो भवती, भवती क्या बनेगा? आ की जगह भव आ जाएगा, भवती। ठीक, और यहाँ पर ये आ हटेगा तो भवतः, भवती, भवता, भवंती, है ना, भवती, भवता, भवंती, इस प्रकार से बनेगा। और फिर मध्यम पुरुष में आसी लगा है ना, तो भवसी, और इसमें था लगा है तो भवसी, भवथा, भवत। ठीक है, तो द्विवचन में विसर्ग लगेगा और बहुवचन में विसर्ग नहीं लगेगा, बस इतना अंतर है। और उत्तम पुरुष में भवामी, भवावा, भवामः। आप देखिए आमी लिखा है ना, आमी, आवह, आमा है ना, तो भवामी, भवावा, भवामः। अब इसी प्रकार अगर हम पट धातु लेते हैं तब क्या बनेगा? पठति, पट के आगे लगा दिया थी तो पठति, है ना। वचन में पठता और बहुवचन में पठन्ति, तो क्या बना? पठति, पठता, पठन्ति। और मध्यम पुरुष में पठसी, चूंकि
आसी लगा है ना, पठसी, पठथा, पठत, ठीक है, पठसी, पढ़ता, पठत। और फिर उत्तम पुरुष में एक वचन में पठामी, द्विवचन में पठावह और बहुवचन में पठामह, पठामी, पठावा, पठामह। ये हमारे वर्तमान काल के रूप हैं। तो सभी जितने भी हमारे जो क्रिया हैं, जो भी क्रिया के जितने भी हमारे धातु हैं, सबका रूप इसी प्रकार से वर्तमान काल में चलेगा, सबका, ठीक है। चाहे जो भी हो, चाहे पट हो, चाहे गम हो, चाहे हंस हो, चाहे चल हो, कोई भी क्रिया हो, ठीक है, सबके रूप इसी प्रकार से चलेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। इस बात को ध्यान रखना। तो एक रूप अगर आप याद कर लेते हैं लट लकार में वर्तमान में, तो सभी रूप आपको अपने आप से याद हो जाएंगे। तो ये आपको अच्छे से याद करना है, इसको आप याद करके रखिएगा, ठीक। जब हम कल आपसे पूछेंगे, जब कल आपको हम जो है आगे का याद जो कराएंगे या कुछ पूछेंगे, तो आपको ये याद करने में इसको आसानी रहेगी। तो व्याकरण में जो कुछ भी आपको हम पढ़ा रहे हो, आप साथ साथ याद आपको करते रहना है, ठीक। आज हम लोग सिर्फ लट लकार पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे लोट लकार आगे का, ठीक है।